हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युवाओं ने अपनी नेक्रोमेंसी की ताकत को दिखाते हुए 98 नंबर वाले डिसेबल को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था, जिसके चलते जी शुई अलायंस के लीडर नैनगोंग की नजर भी वहाँ पे युवाओं के ऊपर पड़ चुकी थी और अब वो किसी भी हालत में युवाओं को अपने जी शुई अलायंस में शामिल करना चाहते थे। लेकिन जब वो इस बारे में युवाओं से बात करते हैं तो युवाओं ने बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड के साथ उन्हें मना करते हुए बोल दिया था कि मैं फाइनल के बाद इस बारे में सोचूंगा। वही हिडन अंडरग्राउंड कॉम्पिटिशन में अब जी शुई अलायंस को युवाओं के टाओ और 96 नंबर वाला डिसेबल रिप्रेजेंट करने वाले थे। पर इस सब के साथ साथ उनका शर्क अकेडमी के साथ मैच भी आ चुका था, जो कि रॉबिन राउंड का आखिरी और फाइनल मैच होने वाला था। लेकिन मैच से एक रात पहले ही युवाओं को अपने सपने में गुड इलेक्ट्रोलैक्स मिलते हैं, जो कि युवाओं को बताते हैं कि कैसे टैंक सर ने उनकी जान बचाई थी। और इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी नेक्रोमेंसी की सारी ताकत को वहाँ पे पूरी तरह से युवाओं को सौंप दिया था और अपना अनडेड अंपायर भी युवाओं के हवाले कर दिया था, जिसके बाद वो युवाओं से फाइनल अलविदा लेते हुए वहाँ से जा चुके थे। और इस बात ने युवाओं को बहुत ही बुरी तरह से इमोशनल कर दिया था, जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मार्शल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां शर्क अकेडमी और टैंक सेट के बीच में रॉबिन राउंड के लिए फाइनल मैच होने वाला था, जिसके चलते लोग वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। तभी रेफरी वहां पे अनाउंस करते हुए कहता है कि रॉबिन राउंड के फाइनल मैच के बाद टॉप 8 फाइनलिस्ट को भी चुन लिया जाएगा। हालांकि वैसे तो शर्क अकेडमी और टैंक सेट दोनों ही टीम से फाइनलिस्ट में जाना डिजर्व करती है, क्योंकि दोनों ही टीम्स अब तक अपनी सारी फाइट्स को जीतते हुए आ रही है। लेकिन क्योंकि फाइनल में सिर्फ टॉप 8 ही टीम जा सकती है, तो इसलिए कोई एक ही टीम आज के मैच को जीतते हुए आगे जा पाएगी, जबकि दूसरी टीम को इसी राउंड में एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसलिए अपने आप में ये मैच इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है। अब रेफरी के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए लोगों के अंदर तो एक नया ही जोश आ गया था। जबकि रेफरी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्रम प्रिंस तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहता है, टैंक सेट जीते या फिर शर्क अकेडमी, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि वो दोनों ही टीम्स हमारी सन मून रॉयल अकेडमी की टीम को हरा चुकी है। और ऐसा हमारे सन मून रॉयल अकेडमी की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि फाइनल मैच दो अलग अलग टीम्स के दरमियान होने वाला है। ये कहते कहते क्रम प्रिंस का गुस्सा वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जो देखकर तो मास्टर जियांग और बाकी सभी के मास्टर्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। जो देखकर इवल स्पिरिट चर्च के लीडर वहाँ पे क्राउन प्रिंस को तसल्ली देते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मेरा इवल स्पिरिट चर्च अभी बाकी है, जो कि आपके सन मून रॉयल एम्पायर की ग्लोरी को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोगों के जोश को देखकर रेफरी भी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं, तो फिर देर किस बात की, आज के इस फाइनल मैच को स्टार्ट करते हैं। मैं दोनों ही टीम्स को बैटल अरीना के अंदर आने के लिए इन्वाइट करता हूँ। और रेफरी की अनाउंस करते ही हम देखते हैं कि दोनों ही टीम्स ने वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आना शुरू कर दिया था, जिन्हें देखकर तो लोगों ने अब वहाँ पे और भी जोर जोर से उन्हें चेयर करना शुरू कर दिया था। इवन हम देखते हैं कि पूरा मार्शल अरीना वहाँ पे दो हिस्सों में बांट चुका था, एक जो शर्क अकेडमी के फैन थे और शर्क अकेडमी को चेयर कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनका मुकाबला टैंक सेट के फैंस कर रहे थे, युवा और बाकी सभी को चेयर करते हुए। और हमेशा की तरह सबसे पहले फाइट करने के लिए वू डोंग ही आगे बढ़ती है। लेकिन आज जब बैटल अरीना के अंदर सभी लोगों की नजरें वहाँ पे वू डोंग के ऊपर पड़ती है, तो उसका तो पूरा रूप ही वहाँ पे चेंज हो चुका था। और वाकई कहना पड़ेगा, उसका ये रूप पहले वाले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वहीं वू डोंग बैटल अरीना के अंदर आकर वंकी को वहाँ पे चैलेंज करते हुए उससे कहती है कि हम दोनों यहाँ पे आपस में फाइट करते हुए इस गेम के रिजल्ट को डिसाइड करें, क्या कहती हो। अब वू डोंग के इस चैलेंज को सुनकर हम देखते हैं कि वंकी भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को बाहर निकालते हुए उसके चैलेंज के लिए मान जाती है। और वो भी वहाँ पे वू डोंग को मुकाबला करने के लिए बैटल अरीना के अंदर आ चुकी थी, जहाँ बैटल अरीना में एक साथ दो इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियों को देखकर सभी लोग तो वहाँ पे उनकी खूबसूरती में ही खो चुके थे। उन्हें वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किसको देखे और किसको नहीं। और कमाल की बात तो ये थी, वो दोनों ही वहाँ पे देखने में काफी ज्यादा सिमिलर दिखाई दे रही थी। जबकि वू डोंग के चैलेंज को सुनकर तुयाओ भी वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि हमने ये तो प्लान नहीं किया था। असल में कल रात तुयाओ ने अपनी टीम के साथ प्लान बनाते हुए उन्हें वहाँ पे कहा था कि कल के मैच में हम शर्क अकेडमी के सामने अपनी हार मान लेंगे। अब युवाओं कैसा कहते उसकी पूरी टीम को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उन सभी ने वहाँ पे युवाओं के ऊपर भड़कना शुरू कर दिया था, जो देखकर युवा भी उन्हें जल्दी से वहाँ पे शांत करवा कर अपनी स्टिमुलेटिंग स्किल का इस्तेमाल करके उन्हें वहाँ पे समझाते हुए कहता है, अगर हम कल के मैच में शर्क अकेडमी को हरा देते हैं तो भले ही वो फाइनल्स तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम उनके मुकाबले में हमेशा ऊपर रहेंगे। यानी सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग टीम्स को हराना होगा, जो कि हमारे टैंक सेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वैसे तो अगर स्ट्रेंथ वाइज देखे तो ओवरऑल हमारी टैंक सेट की टीम शर्क अकेडमी की टीम से तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पर अब तक हमें शर्क अकेडमी से काफी ज्यादा फायदा मिलते हुए आ रहा है। तो अगर हम शर्क अकेडमी के सामने कल के मैच में अपनी हार मान लेते हैं तो शर्क अकेडमी हमेशा टॉप पे रहेगी, जिसका सीधा सीधा फायदा हमें होगा। एक तो वो हमारे दोस्त हैं और हम फाइनल्स तक पहुंचने में उनकी मदद कर देंगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि सबसे पहले उनका स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ मुकाबला होगा, यानी कि हमें बाकी की टीम्स को समझने का मौका मिल जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब युवाओं का ये सारा आइडिया सुनकर तो हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे युवाओं से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। और वू डोंग वहाँ पे उन सभी को तसल्ली देते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो कल मैं बैटल अरीना के अंदर जाकर वहाँ पे सरेंडर कर दूंगी। जबकि अभी वू डोंग ने वहाँ पे पूरा प्लान ही पलट कर रख दिया था, और यही बात युवाओं को वहाँ पे थोड़ा हैरान कर रही थी। जबकि मार्शल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग तो उन दोनों को वहाँ पे ट्विन सिस्टर समझने लगे थे, और सेम रिएक्शन वहाँ
पे मिस हो रही कभी था, लेकिन उन दोनों की मार्शल स्पिरिट से एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थी और यही बात उन दोनों लड़कियों को एक दूसरे से अलग बनाती थी। पर तभी रेफरी वहाँ पे अनाउंस करते हुए उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट करवा देता है और फाइट स्टार्ट होते ही दोनों ही लड़कियों ने वहाँ पे अपनी अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके के साथ अटैक करना शुरू कर दिया था। जहाँ वांकी अपने गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन का इस्तेमाल कर रही थी तो वुडोंग भी वहाँ पे अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उसे बराबरी की टक्कर दे रही थी, जो देखकर टीचर जाओ भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहती हैं एक के पास इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है तो दूसरी के पास इस दुनिया की सबसे बेस्ट मार्शल स्पिरिट हाउटियन हैमर मौजूद है, इसलिए ये गस कर पाना कि इस फाइट को कौन जीतेगा बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। वहीं जब वो दोनों लड़के वहाँ पे फिजिकल फाइट करते हुए थक जाती हैं तो वुडोंग ने वहाँ पे अपने हाउटियन हैमर को बाहर निकाल लिया था और अब उन दोनों ने वहाँ पे अपने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं था। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी शक्लें एक जैसी हैं, वैसे ही उनकी ताकत भी एक ही लेवल पे है। वहीं वुडोंग को अपने हाउटियन हैमर को बाहर निकालते हुए देखकर जाओ वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है आखिर ये वुडोंग यहाँ पे करना क्या चाह रही है, क्या ये वाकई यहाँ पे वांकी को फिजिकल स्टेट में हराना चाह रही है। जिस पे हम देखते हैं कि मिस जियानमिंग वहाँ पे वुडोंग की फीलिंग्स को समझते हुए वहाँ पे ज़ाओ से कहती है कि वुडोंग मास्टर मुंह की क्लोज डिसेबल है, इसलिए वो किसी भी मामले में वांकी से पीछे नहीं रहना चाहती और ये फाइट भी वो खुद को प्रूव करने के लिए ही कर रही है। जबकि बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि वुडोंग अपने हाउटियन हैमर का इस्तेमाल करते हुए साफ साफ वहाँ पे वांकी के ऊपर भारी पड़ रही थी और साथ ही साथ वहाँ पे उसे कह रही थी अब कैसा महसूस हो रहा है जब कोई ताकत के मुकाबले में तुम्हें हरा रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन मैं आज तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को टक्कर देते हुए तुम्हें हरा के रहूंगी। और ये कहते हुए वुडोंग ने अचानक से ही वहाँ पे वांकी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए वो भी वहाँ पे अपना ड्रैगन स्पीयर आगे कर देती है और जैसे ही उन दोनों की अटैक्स आपस में टकराते हैं तो बैटल अरीना के अंदर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जबकि दोनों में से अभी तक किसी ने भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी। और जब वुडोंग देखती है कि वांकी उसके सामने फीकी पड़ रही है तो वुडोंग उसे वहाँ पे उकसाते हुए कहती है कि तुम इस तरह से मेरे साथ फाइट नहीं कर सकती, कम ऑन अब मेरा मुकाबला करने के लिए अपने पीकॉक आर्मर का इस्तेमाल करो, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के दरमियान बराबरी की फाइट हो। अब वुडोंग की बात मानते हुए हम देखते हैं कि वांकी ने भी अपने पीकॉक आर्मर को पहन लिया था। इसे पहनते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ही झटके के साथ उसकी स्ट्रेंथ डबल हो चुकी थी और अब के बाद जब वो अपने ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए वुडोंग के ऊपर अटैक करती है तो उसने वहाँ पे वुडोंग को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसके चलते तो वांकी का कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे वापस आ चुका था। वो वहाँ पे वुडोंग को चैलेंज करते हुए कहती है तुम मेरी ताकत को देखना चाहती थी ना, तो लो देखो मेरी ताकत को। जिस पे वुडोंग भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि हाँ इसी तरह से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर अटैक करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम दुनिया की सबसे बेस्ट मार्शल स्पिरिट के सामने फीकी ना लगो। और ये कहकर वुडोंग ने अचानक से ही वहाँ पे अपने हाउटियन हैमर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जो देखकर ज़ेंगशी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है मैं तो जूनियर सिस्टर को बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव वाली समझता था, लेकिन ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक और गुस्से वाली निकली, अब तो मुझे इससे भी बच के रहना होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुडोंग ने वहाँ पे अपने हाउटियन हैमर को जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया था, जो देखकर युवा वहाँ पे उसके अटैक को समझने की कोशिश करते हुए वहाँ पे अपने साथियों को बताता है कि ये रैंडम क्लॉक हैमरिंग मेथड है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर स्ट्राइक के लिए किया जाता है और अगर ये यहाँ पे 81 राउंड्स को कंप्लीट कर लेती है तो इसके सामने सोल एम्परर ही क्यों ना आ जाए, मुझे नहीं लगता फिर वो वुडोंग का मुकाबला कर पाएगा। अब ये बात सुनकर केटाओ भी वहाँ पे उसे इंप्रेस होते हुए कहता है लगता है जूनियर सिस्टर इस फाइट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही है। जबकि वहीं दूसरी तरफ बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि वांकी वहाँ पे अपने स्पीयर की पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल एरोस का इस्तेमाल करते हुए वुडोंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, जिन्हें वुडोंग ने वहाँ पे अपनी घोस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर दिया था और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जाकर अपने हाउटियन हैमर की मदद से वांकी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक दिया था, जो कि सीधा वहाँ पे बैटल अरीना के चारों तरफ लगी हुई प्रोटेक्शन शील्ड के साथ जाके टकराती है, जो देखकर तो वांकी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। तो अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक जायंट स्पिरिचुअल स्पीयर बना देती है, जिसकी मदद से उसने सीधा वहाँ पे वुडोंग के ऊपर अटैक कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुडोंग भी वहाँ पे इस मौके का फायदा उठाकर 24वीं बार अपने हैमर को घुमा चुकी थी और उसी का इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे जायंट स्पीयर के ऊपर भी अटैक कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, लेकिन वांकी तो वहाँ पे भी नहीं रुकती, वो अपनी ड्रैगन क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पीयर की ताकत को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा देती है और उसी के साथ साथ वो खुद भी वहाँ पे वुडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। जबकि वुडोंग तो लगातार अपने हैमर को वहाँ पे रैंडमली घुमाई जा रही थी और अब वो वहाँ पे 50 राउंड्स को भी क्रॉस कर चुकी थी और इस सब के साथ साथ वुडोंग वहाँ पे अपने हाउटियन हैमर की कमाल की ताकत का इस्तेमाल करते हुए वांकी को भी बराबरी की टक्कर दे रही थी, लेकिन अभी तक भी वहाँ पे उन दोनों की ताकत एक ही बराबर दिखाई दे रही थी, जिसके चलते तो वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग आपस में बातें करते हुए यही कहने लगे थे कि हमें नहीं लगता कि इस मैच का कोई भी रिजल्ट निकलने वाला है। पर अब धीरे धीरे वांकी को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो गुस्से से वहाँ पे अपनी सोर्डिंग्स को भी एक्टिवेट कर लेती है, जिनकी मदद से वो वहाँ पे ड्रैगन रोड टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जो कि वांकी की टॉप मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स में से एक थी। और जैसे ही वांकी वहाँ पे अपनी ड्रैगन रोड टेक्निक का इस्तेमाल करती है तो अचानक से ही हम देखते हैं कि बैटल अरीना
कि बीचों बीच एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकल कर बाहर आता है, जिसने वहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके के साथ टोर करते हुए सीधा वहाँ पे वुडोंग के ऊपर हमला कर दिया था। जिसे डॉज करते हुए वुडोंग भी वहाँ पे ऊपर हवा में उठ चुकी थी। पर जैसे ही वो जायंट ड्रैगन वहाँ पे दोबारा वुडोंग के ऊपर हमला करने के लिए ऊपर हवा में उठता है, तो वुडोंग ने भी वहाँ पे अपने हाउटियन हैमर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, तो हम देखते हैं कि बैटल अरीना में बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी अनलीश होने लगी थी, जिसकी शॉक वेव्स पूरे बैटल अरीना के अंदर महसूस की जा सकती थी। लोगों के ऊपर एक अजीब सा प्रेशर पड़ने लगा था, जैसे बेचारे वो सभी लोग वहाँ पे चाहकर भी रेसिस्ट नहीं कर पा रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोनों लड़के तो अभी तक भी वहाँ पे एक दूसरे को पीछे धकेलने में लगी हुई थी। वो वहाँ पे अपनी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी ताकि वहाँ पे एक दूसरे को हरा सके, लेकिन अब की बार भी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। उन दोनों के बार बार इस तरह से आपस में टकराने की वजह से वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी जनरेट होती है कि उस खतरनाक एनर्जी ने वहाँ पे उन दोनों को ही उठाकर पीछे पीछे फेंक दिया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि वहाँ पे दोनों ही लड़कियों के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। इवन वुडोंग के हाथों से तो वहाँ पे उसका हाउटियन हैमर भी छूट चुका था, जो कि जैसे ही बैटल अरीना के चारों तरफ लगी हुई प्रोटेक्शन सील के साथ जाके टकराता है, तो उसे भी उस हाउटियन हैमर ने वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। और क्योंकि पीछे रेफरी खड़ा था, तो वो खुद को बचाने के लिए वहाँ पे अपनी डिफेंस शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अपनी डिफेंस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वहाँ पे हाउटियन हैमर को रोक तो लिया था, लेकिन उनका दाहिना पूरा हाथ ही वहाँ पे सुन पड़ गया था। इसी से आप हाउटियन हैमर की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। और ऊपर से हाउटियन हैमर जिस जगह पे जाके गिरा था, उस पूरी जगह पे भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। और ये खतरनाक नजारा देखकर तो हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी। उन सभी लोगों ने हाउटियन हैमर की ताकत के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन आज पहली बार वो सभी लोग अपनी आंखों से उस ताकत को देख पा रहे थे, इसलिए उन सभी का हैरान होना तो बनता ही था। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वुडोंग के हाउटियन हैमर के अटैक की वजह से वांकी की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन उसका पीकॉक आर्मर भी वहाँ पे उसका साथ नहीं दे पा रहा था, जबकि वुडोंग तो अभी तक भी वहाँ पे फाइट कर सकती थी। इसलिए वुडोंग जल्दी से वहाँ पे अपनी सेकंड मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि गॉडेस बटरफ्लाई की थी। पर वुडोंग वहाँ पे अपनी सेकंड मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे वांकी के ऊपर अटैक कर पाती। उससे पहले वुडोंग को अपनी सोल कॉन्शियसनेस के अंदर यूहाओ की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उससे कह रहा था कि अब बहुत हो गया, अब बस भी करो। यूहाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वुडोंग को भी वहाँ पे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो भी जल्दी से वहाँ पे स्माइल करते हुए चीफ रेफरी से कहती है कि मैं इस फाइट में अपनी हार मानती हूँ। अब वुडोंग कैसा कहते ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे सब कुछ शांत हो गया था। इसके बाद यूहाओ भी वहाँ पे कैप्टन होने के तौर पर चीफ रेफरी से कहता है कि इस मैच में हम लोग शर्क अकेडमी से अपनी हार मानते हैं। अब यूहाओ कैसा कहते ही हम देखते हैं कि शर्क अकेडमी के बाकी सभी टीम मेंबर्स तो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन टीचर जियाओ और वांकी को वहाँ पे ज्यादा खुशी नहीं हो रही थी। और तभी वांकी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए यूहाओ से कहती है अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई, तो तुम लोग अभी से अपनी हार क्यों मान रहे हो। जिस पे यूहाओ की बजाय वुडोंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि ये हमारे अपने टैक्टिक्स हैं और मेरे ख्याल से तुम्हें सवाल ना पूछकर अभी के लिए अपनी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस पे वांकी उससे कहती है पर अभी तक तो हम दोनों की भी फाइट फाइनल नहीं हुई। जिस पे वुडोंग वहाँ पे आगे बढ़कर स्माइल करते हुए उससे कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों फाइनल में इस बात का फैसला कर लेंगे और हाँ तैयार रहना, फाइनल में मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हारा मुकाबला करने वाली हूँ। और ये कहते हुए वुडोंग ने वहाँ पे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था, जिसे वांकी भी वहाँ पे थामते हुए उससे कहती है कि मुझे खुशी होगी अगर तुमने पूरी ताकत के साथ मेरा मुकाबला किया तो। जबकि इस कमाल की फाइट को देखकर तो हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए बाकी की टीम्स मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो सभी लोग खुद से ही वहाँ पे इमेजिन करने लगे थे अगर शर्क अकेडमी ने इन दोनों टीम्स को अलग ना किया होता तो तब इनकी टीम कितनी ज्यादा खतरनाक होती। और ये इमेजिन करके ही वो सभी लोग वहाँ पे घबरा चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही वुडोंग अपनी फाइट लड़के वापस आती है, तो वुडोंग वहाँ पे उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वांकी के सामने खुद को शो करना चाहती थी, पर तुम्हारी एक छोटी सी गलती आगे की फाइट्स के लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी। तुम दोनों यहाँ इसी तरह से आपस में फाइट करते हुए अपने सारे सीक्रेट रिवील कर देती, जिसका नुकसान आगे चलकर तुम दोनों को ही उठाना पड़ता। अब यूहाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वुडोंग उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही सोच समझ कर उसके साथ फाइट कर रही थी और वैसे भी ऐसे 1 वर्सेस 1 फाइट करने का मैं बहुत ही ज्यादा कम मौका मिलता है, तो इसलिए बस मैंने इस मौके का थोड़ा सा फायदा उठा लिया। अब वुडोंग की ये बात सुनकर यूहाओ वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है वुडोंग तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास इस दुनिया के सबसे बेस्ट मसल स्पिरिट मौजूद है और आज तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट को देखकर तो मैं भी दंग रह गया था और तुम्हारी ऐसी कमाल की फाइटिंग स्पिरिट को देखते हुए मैं भी आज तुमसे वादा करता हूँ अगली बार जब भी हमारे शर्क अकेडमी के साथ मुकाबला होगा तो हम लोग उन्हें जरूर से हराएंगे। अब यूहाओ की ये बात सुनकर तो वुडोंग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़ी होकर एक्साइटेड होते हुए यूहाओ से कहती है कि अपना ये वादा याद रखना। और भले ही टेंगसेट ये फाइट हार चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और शर्क अकेडमी तो वैसे ही जीत चुकी थी, तो उनका तो खुश होना बनता ही था। लेकिन इविल स्पिरिट चर्च का लीडर वहाँ पे दोनों ही लड़कियों को बहुत ही गौर से देख रहा था। वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए खुद से ही कहता है कि दोनों ही लड़कियों के पास 6 सोल रिंग्स मौजूद थी, यानी कि दोनों सोल एम्परर लेवल पे थी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों लड़कियों की ताकत है 7 सोल रिंग वाले मास्टर्स की जितनी पावरफुल दिखाई दे रही थी। और ये बात अपने आप में इन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा खास बनाती है। अब युवाओं के साथ साथ उनका ध्यान वहाँ पे
दोनों लड़कियों के ऊपर भी आ चुका था। जबकि इविल स्पिरिट चर्च के लीडर की सारी बातें सुनकर क्राउन प्रिंस वहाँ पे कोल्ड टोन में अपने लोगों से कहते हैं शर्क अकेडमी और टैंक सेट दोनों एक रो में ही जीतते हुए आ रहे थे और अब टैंक सेट ने अपनी हार मानी भी है तो शर्क अकेडमी की टीम से, जिसमें उन लोगों ने शर्क अकेडमी का मुकाबला तक नहीं किया। और ये कहकर क्राउन प्रिंस वहाँ पे मास्टर जियांग को ताना देते हुए कहते हैं पर ये दोनों ही टीम्स बारी बारी तुम्हारी सन मून रोल अकेडमी को हरा चुकी हैं, जिससे ये साबित होता है कि तुम्हारी सन मून रोल अकेडमी के सभी डिसेबल्स कितने ज्यादा कमजोर हैं। क्राउन प्रिंस की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जियांग को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इवन वो गुस्से से वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े भी हो चुके थे। जबकि क्राउन प्रिंस तो मास्टर जियांग को वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपनी आर्मी के साथ चुपचाप वहाँ से जाने लगे थे। और जैसे ही वो वहाँ पे जाने के लिए मुड़ते हैं तो सभी लोग भी वहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्राउन प्रिंस वहाँ से जा पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि मास्टर जियांग जल्दी से वहाँ पे अपने घुटनों पे आकर क्राउन प्रिंस से माफी मांगते हुए उनसे कहते हैं प्लीज योर हाइनेस मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से अपने सभी डिसेबल्स को मैं अपनी निगरानी में ट्रेन करूंगा। और ये कहते हुए मास्टर जियांग ने क्राउन प्रिंस के सामने अपना सर भी झुका लिया था। लेकिन क्राउन प्रिंस तो उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, वो तो चुपचाप अपनी सेना के साथ वहाँ से रवाना हो चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम टैंक सेट की टीम को देखते हैं जो कि वापस अपने रूम की तरफ जा रहे थे। और रास्ते में ज़ेंगशी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि हमारी शर्क अकेडमी के ब्रदर्स भी हमारे साथ फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि सन मून रोल अकेडमी तो पूरी तरह से लेमिनेट हो चुकी है। क्राउन प्रिंस जिसने हमें फंसाने के लिए इतना बड़ा जाल बना था वो बेचारा अपने जाल में खुद ही फंस कर रह गया। और इसी तरह से वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए मिस्टर बीबी के रूम में पहुंच जाते हैं। जहाँ मिस्टर बीबी के रूम में पहुंचते ही उन सभी लोगों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि मिस्टर बीबी आज उन सभी को बेड की बजाय सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। जो देखकर तो सबसे पहले युवा वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है बिग ब्रदर तो फाइनली आप रिकवर हो ही गए। जिसपे मिस्टर बीबी उन सभी को वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि इतने लंबे रेस्ट के बाद ठीक होना ही था, पर अफसोस मैंने एलिमिनेशन और रॉबिन राउंड को मिस कर दिया, पर शुक्र है कि मैं फाइनल्स के मजे ले पाऊंगा। लेकिन इससे आगे मिस्टर बीबी कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ेंगशी ने तो जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उसे वहाँ पे हगी कर लिया था। और उसके बाद गेट भी वहाँ पे उसे मिलते हुए कहता है तो फाइनली तुम उठ ही गए। जबकि ज़ेंगशी तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए मिस्टर बीबी से कहता है हम दोनों का एक बार फिर से मिलकर बैटल अरीना के अंदर जलवा दिखाने का समय आ चुका है। और इसी बीच बाकी सभी लोग भी एक एक करके मिस्टर बीबी से मिलते हैं। जबकि मिस्टर बीबी तो खुद आगे जाकर वहाँ पे युवा से मिलकर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं जूनियर ब्रदर जितने समय में बीमार था उतने समय में तुमने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है और जितनी जिम्मेदारी के साथ तुमने अपनी कैप्टनसी को निभाया है उतनी जिम्मेदारी के साथ तो मैं भी ये पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता था। वाकई तुम्हारा काम काबिल तारीफ है। मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा भी वहाँ पे स्माइल के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि अपनी टीम के भाइयों और बहनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जबकि ज़ेव मिस्टर बीबी को वहाँ पे फाइनलिस्ट के बारे में बताते हुए कहती है कि आज के मैच में हमसे जीतने के बाद शर्क अकेडमी फर्स्ट ग्रुप के टॉप पे पहुंच चुकी है और फर्स्ट ग्रुप में शर्क अकेडमी के साथ साथ स्नो डिमन सेक्ट, इवल होली स्पिरिट सेक्ट, प्राउड सोर्ड सेक्ट, हमारा टैंक सेट और स्टार लुओ अकेडमी शामिल है। जबकि मिंग डू सोल मास्टर अकेडमी और हेवनली ड्रैगन गेट को सेकंड ग्रुप के अंदर रखा गया है। वहीं ज़ेव की बात को मिस जियान मिंग आगे बढ़ाते हुए मिस्टर बीबी को बताती है कि अब क्वार्टर फाइनल्स के अंदर मिंग डू सोल मास्टर अकेडमी का मुकाबला सबसे पहले शर्क अकेडमी के साथ होने वाला है, जबकि हमारे टैंक सेट का मुकाबला स्नो डिमन सेट के साथ होगा। और परेशानी की बात यह है कि अभी तक हमें स्नो डिमन सेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसपे वो लोग वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहती है मिस मीना और मुजुई भी उस टीम में शामिल हैं, जो कि वैसे तो दोनों रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन समझ मुझे इस बात की नहीं आ रही कि रॉयल फैमिली से होने के बावजूद भी कि वो लोग एक सेट की तरफ से क्यों लड़ रहे हैं। जिसपे मिस्टर बीबी वहाँ पे स्माइल के साथ उन सभी को वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि इसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकल कर आता है कि जरूर से स्नो डिमन सेट बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा, इसलिए तो वो दोनों अपनी रॉयल फैमिली को छोड़कर सेट की तरफ से लड़ रहे हैं। इसलिए अब हम लोगों को स्नो डिमन सेट को और भी ज्यादा सीरियसली लेना होगा। जिसपे ज़ेंगशी वहाँ पे स्माइल करते हुए मिस्टर बीबी से कहता है अब तो तुम वापस आ चुके हो और तुम्हारे वापस आने के साथ ही हमारी टीम अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जिसके चलते ये मामूली सा स्नो डिमन सेट वाला हमारी टैंक सेट टीम का क्या ही बेकार लेगा। ज़ेंगशी की ये बात सुनकर मिस्टर बीबी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे इस जोश की मैं कदर करता हूँ, लेकिन हमें कभी भी अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्या तुम लोगों को पता है कि वीना जिस रॉयल अंपायर से बिलोंग करती है उस पूरे सोल अंपायर की कौन रक्षा करता है। अब मिस्टर बीबी के इतना कहते ही उन सभी लोगों को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और उन सभी के मुंह से वहाँ पे एक साथ निकलता है दी बॉडी सेट। आपको याद ही होगा कि आज से कुछ समय पहले दी बॉडी सेट का लीडर जिसे इमोर्टल पॉइजन के नाम से भी जाना जाता था, उसका मुकाबला एल्डर ज़ुआन के साथ हुआ था और वो डोलू कॉन्टिनेंट के उन गिने चुने कुछ लोगों में से एक था जो कि एल्डर ज़ुआन को टक्कर दे सकते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दी बॉडी सेट कितना ज्यादा खतरनाक होगा। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे दी बॉडी सेट के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी मिस जियान मिंग वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों से कहती है कि बॉडी सेट तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या तुम लोगों ने होली स्पिरिट सेट के बारे में कुछ सोचा है। वहीं ज़ेंगशी भी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि स्टार लुओ अकेडमी भी तो बाकी है। ये सारी की सारी मिस्टीरियस टीम्स है जिनके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। जिसपे वुडोंग उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर एक टीम को छोड़कर हेवनली ड्रैगन गेट। हेवनली ड्रैगन गेट का मुकाबला प्राउड सोर्ड सेट के साथ होने वाला है और मैंने सुना है उनका जो लीडर है उसके पास भी ब्रदर बीबी की तरह ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन
ड्रैगन की ब्लड लाइन मौजूद है। अब वुडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि मेरी ब्लू लाइटिंग ड्रैगन की ब्लड लाइन है गोल्डन स्केयर ड्रैगन से म्यूटेट होकर बनी है, जो क्या पूरी तरह से खो चुकी है। अब मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर जिया वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछती है, अगर ऐसी बात है तो दोनों में से कौन सी ब्लड लाइन ज्यादा ताकतवर है। जिस पे मिस्टर बीबी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि ये तो फाइट करके ही डिसाइड किया जा सकता है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीवी न्यूज में बताया जा रहा था कि सोल कॉन्टिनेंट फाइटिंग कंपटीशन के लिए टॉप 8 फाइनलिस्ट टीम्स को चुन लिया गया है और आज क्वार्टर फाइनल्स के लिए सबसे पहला मैच है मिंगडू वर्सेस शेरक एकेडमी के बीच में होने वाला है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी टीम अपने ओपोनेंट को हराते हुए आगे जा पाती है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि हमेशा की तरह चीफ रेफरी ने वहाँ पे दोनों ही टीम्स को बैटल अरीना के अंदर बुला लिया था और जैसे ही मिंगडू टीम की एंट्री होती है तो वहाँ पे उनकी एंट्री के साथ एक नया नारा गूंज उठता है, मिंगडू एशियन फ्यूचर इज ब्राइट है। और इस टीम को लीड कर रही थी प्रिंसेस टियानसेन ने, जो कि अपने पूरे ट्रेडिशन के साथ बैटल अरीना के अंदर एंट्री लेती है। हालांकि ये फाइट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस भी उसे देखने के लिए आए हुए थे और ये बात मिस ओरेंज को भी वहाँ पे हैरान कर रही थी। और जब मिस ओरेंज वहाँ पे इस बारे में क्राउन प्रिंस से पूछती है तो क्राउन प्रिंस उससे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि वैसे तो मुझे इस टीम से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन एक समय पे मेरी छोटी बहन इनकी बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी, तो आज मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि इस मिंगडू टीम के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जिसने लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेफरी सबसे पहले वहाँ पे इंडिविजुअल फाइट के लिए दोनों टीम मेंबर्स को आगे आने के लिए कहते हैं। अब इंडिविजुअल फाइट का नाम सुनते ही वहाँ पे वंकी के नाम के नारे लगने लगे थे, क्योंकि इंडिविजुअल फाइट के अंदर वंकी का कोई भी मुकाबला नहीं था। और जैसे ही वंकी वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आती है तो प्रिंसेस टियानसेन ने भी वहाँ पे अपने एक टीम मेंबर को उसका मुकाबला करने के लिए आगे भेज दिया था, जो कि अपने मिंगडू ट्रेडिशन को जारी रखते हुए बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। और ऊपर से सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसकी अजीब हरकतें वहाँ पे बैठे हुए लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी। और वो डिसेबल जिसका नाम लू चोन था, वो वांकी के सामने आते हुए बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट करता है, जिसके जवाब में वांकी ने वहाँ पे अपने ड्रैगन स्पीयर को बाहर निकाल लिया था। और जैसे ही वहाँ पे इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है तो लो जोन ने जल्दी से वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस वेपन को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे वांकी को कोई भी मौका दिए बगैर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर वांकी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करके अपने ड्रैगन स्पीयर की मदद से उसके सभी हमलों को रोकते हुए वहाँ पे उसके करीब जाने लगी थी। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि लू जोन का हौसला बढ़ाने के लिए उसके टीम मेंबर्स वहाँ पे बहुत ही अजीब किस्म का डांस कर रहे थे, जिसको देखते हुए लू जोन का हौसला भी वहाँ पे बढ़ता चला जा रहा था और उसने दोबारा से वहाँ पे वंकी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो वंकी को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए उसने वहाँ पे लू जोन को कोई भी मौका दिए बगैर अपनी ड्रैगन रोड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बेचारे लू जोन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। हालांकि उस अटैक से खुद को बचाने के लिए वो वहाँ पे इनविंसिबल शील्ड का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बावजूद भी बेचारा लू जोन वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था और वो वहाँ पे अपनी जगह से उठ भी पाता। उससे पहले वंकी अपना स्पीयर वहाँ पे उसकी गर्दन के ऊपर पॉइंट कर देती है, जिसके साथ ही वंकी अपनी पहली ये फाइट जीत चुकी थी। जो देखकर तो प्रिंसेस टियानसेन अपने सर पे हाथ मारते हुए कहती है, अरे नहीं, हम तो पहली फाइट ही हार गए। जो देखकर ज़ेंगशी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने फैन को बाहर निकालते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इंडिविजुअल फाइट में वंकी का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और ज़ेंगशी के ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।